Good evening, everybody. Sorry for the delay. Welcome to our today's webinar organized by Insights Bharat. Our today's topic is about Section 138 of Negotiable Instruments Act and proposed decriminalization of said section. In today's session, our speaker, Advocate Kishore Jain sir, will be discussing about various aspects of this provision's importance, possible queries of people, intricacies and complications involved, etc. Before moving forward, I have few pointers for our participants. I request all the participants to please keep their mic on mute to avoid any kind of disturbances. And if any participant has any question for our speaker, they may drop the question in chat box and same will be taken up during the question answer round at the end of the session. Before I hand over the command of today's session to Advocate Kishore Jain sir, I would like to give brief introduction of sir to our participants today. Advocate Kishore Jain sir has 25 years of experience in litigation, both criminal as well as civil. He is on panel of several banks and NGOs in various capacities. Apart from various other achievements and specializations, sir has specialized knowledge in matters under Negotiable Instruments Act. He has handled several matters under Section 138 over the years, involving all kinds of intricacies and complications, and therefore he has gained vast experience and in-depth knowledge of this topic. Now, without further ado, I would like to invite Kishore Jain sir to take the command of today's session. Welcome, sir. Okay, hello friends. Now I would be thankful to Inside Bharat who have requested me to give a lecture on Section 138 of Negotiable Instrument Act, especially on the check return cases. Now there has been instructions specially to speak in Hindi, so it will be better to the persons who are the new students as well as the juniors to you. So now I would start the topic. अब हम लोग चेक रिटर्न के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको बता दूं कि चेक जो है वो 3 महीने के अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जब आपके पास पार्टी चेक लेके आती है रिटर्न होने के बाद, तो रिटर्न मेमो के ऊपर आपको रीजन देखना है कि किस वजह से वो चेक रिटर्न हुआ है। अगर उस पार्टी ने गलती से भी अगर 3 महीने के बाद अगर चेक डिपॉजिट किया होगा तो उसमें स्टेल चेक करके रिटर्न मेमो पे रीजनिंग आ सकता है, तो उसका प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते हैं 138 के अंदर। डेट ऑफ मेमो जो रहेगा उसके डेट से लेके 1 मंथ के अंदर 138 का नोटिस इश्यू करना पड़ता है ड्रॉवर को, यानी जिन्होंने चेक इश्यू किया है उसका एड्रेस के ऊपर ऑफिशियल एड्रेस जो भी रहेगा। अब वो चेक इश्यू जो करते हैं जिन्होंने किया है, यानी कि वेदर इट्स अ प्रोप्राइटरी फर्म और कंपनी, ये आपको देखना है। अगर प्रोप्राइटरी फर्म है तो आपको टाइटल में प्रोप्राइटरी फर्म का नाम और प्रोप्राइटर दोनों डालना है। अगर किसी कंपनी ने अगर वो चेक इश्यू किया है तो आपको कंपनी का नाम, फिर उसके जो डायरेक्टर्स हैं उन सबके नाम भी नीचे डालने हैं और सबको इंडिपेंडेंटली नोटिस इशू करना है, क्योंकि कंपनी जो है रहती है वो एक लीगल एंटिटी होती है। तो अगर आप सिर्फ सिग्नेचर करने वाले को नोटिस इशू करोगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हैं इस प्रोसीडिंग में, क्योंकि जो चेक इशू किया जाता है वो कंपनी ने किया रहता है। जो डायरेक्टर साइन करता है वो उसका एज अ डायरेक्टर वो एक साइन करता है। मेन लायबिलिटी जो होती है चेक ऑनर करने की वो कंपनी की होती है। अब ये चेक भरने के बाद जब रिटर्न आता है तो आपको विद इन 1 मंथ नोटिस इश्यू करना है। आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा उसका, या फिर आपको एनवलप रिटर्न आ सकता है, जिसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे या तो लेफ्ट करके एंडोर्समेंट आएगा पोस्ट ऑफिस का, या इनकम्प्लीट एड्रेस करके आ सकता है, या फिर रिफ्यूज करके आ सकता है, या लॉक होके आ सकता है। कोई भी रीजन से आपको एनवलप रिटर्न आ सकता है, या फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा दैट इज द नोटिस हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम एंड देयर माइट बी अ सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, स्पेसिफिकली द पर्सन जिसको आपने नोटिस इश्यू किया है, या उसके किसी फैमिली मेंबर या किसी स्टाफ ने लिया हो, दैट इज नॉट रिलेवेंट। सर्व्ड है कि नहीं उस एड्रेस पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो एक्नॉलेजमेंट आने के बाद में उस डेट से आपको 15 डेज वेट करना है कि वो पार्टी आपको पेमेंट देती है कि नहीं। अगर विद इन 15 डेज वो पेमेंट आपको दे देती है
तो आप चेक रिटर्न का केस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो पार्ट पेमेंट भी दे देती है तो भी आप प्रोसीडिंग मूव कर सकते हैं, आप चेक रिटर्न का केस कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा चेक रिटर्न केस का कोर्ट में फाइलिंग का काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे पेई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे भी होता है आजकल मार्केट में कि चेक आदमी उसी नाम का देगा या उसके फर्म का नाम का देगा या किसी थर्ड पार्टी के नाम का दे देगा। यानी समझो आपको किसी ने चेक दिया है, आपके नाम का भी चेक दे सकता है, और अगर आपका कोई फर्म है तो फर्म के नाम का भी चेक दे सकता है। लेकिन कभी कभी मार्केट में आजकल ऐसे हो जाता है कि कोई भी टेक्सटाइल के नाम का चेक इश्यू कर लेते हैं, यानी वन टाइप ऑफ वी कैन कॉल थर्ड पार्टी चेक। अब कंप्लेंट वही इंसान कोर्ट में फाइल कर सकता है जिसके नाम का चेक है या वो कंपनी का वो प्रोप्राइटर है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका कोई भी जो डायरेक्टर है बॉडी पे लीगली ही कैन फाइल द केस। कंपनी का है तो आपको कोर्ट में केस फाइल करते समय रिजोल्यूशन लगाना है, दैट इज द कंपनी विल ऑथोराइज यू टू फाइल द कंप्लेंट। और प्रोप्राइटरी फर्म रहेगा तो उसमें आप प्रोप्राइटर हो, इसलिए आप खुद दाखिल कर सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड इश्यू है जुरिडिक्शन का, कि आप केस कहाँ पे करेंगे। तो इसका अभी पहले जुरिडिक्शन 4 to 5 जुरिडिक्शन थे, अभी सिर्फ एक ही जुरिडिक्शन है, यानी पेईज बैंक, यानी हमारा अकाउंट कौन से बैंक में है। सीटीएस चेक होने की वजह से हम कोई भी ब्रांच में चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अभी समझो कि आपका अकाउंट बोरीवली में है और आपने चेक नवी मुंबई में कहीं भी डिपॉजिट कर दिया सीटीएस होने की वजह से, तो आप नवी मुंबई की कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते हैं। आपको बोरीवली के जुरिडिक्शन में ही केस दाखिल करना है, क्योंकि आपका जो मेन अकाउंट है रॉइस बैंक बोल के कहा जाता है, वहीं पे आपको चेक कंप्लेंट जो है आप फाइल कर सकते हैं। अभी आपको प्लीडिंग में बहुत ध्यान देना है। वन थिंग, अभी नोटिस की जो बात चली थी, तो नोटिस में जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको चेक अमाउंट डिमांड करना है, उससे ज्यादा अमाउंट डिमांड नहीं करना है, उसके अलग कम अमाउंट भी आपको डिमांड नहीं करना है, एक्सेसिव भी नहीं और लेस भी नहीं। हाँ, यू कैन मेक अ सेकंड पैराग्राफ के यू आर ऑल्सो लाइबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ सच एंड सच अमाउंट, लेकिन द लास्ट पैराग्राफ दैट इज द डिमांडिंग पैराग्राफ शुड बी ऑफ चेक अमाउंट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कई जजमेंट्स है जिसकी वजह से आपका केस डिसमिस भी हो सकता है। अब आपके कंप्लेंट फाइल होने के बाद की प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता दूं। आप जब कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर होगा कोर्ट का वेरिफिकेशन बोल के। पहले ओरली वेरिफिकेशन लिया जाता था कोर्ट में, शॉर्ट में कंप्लेनेंट को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाता था और वो शॉर्ट में हमारा क्या केस है वो कोर्ट के सामने ओरली बोलता था। अभी वैसा नहीं है, अभी आप लोग राइटिंग में ही एज अ टाइटल विल बी वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लेनेंट, वेरिफिकेशन एफिडेविट के फॉर्म में फाइल किया जाता है और वो आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अब एज फार बॉम्बे इज कंसर्न, तो बॉम्बे में क्या करते हैं कि पहले कंप्लेंट फाइल हो जाती है, नेक्स्ट डेट जो गिरती है उस दिन आप अपना वेरिफिकेशन फाइल करते हैं। सभी जेएमएफसी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के प्रोसीजर अलग होते हैं। बॉम्बे में कुछ जगहों पे इवन एफिडेविट इन चीफ भी साथ में ले लेते हैं, सब जगह ऐसा नहीं है। फर्स्ट डेट फाइलिंग हो गया आपका, नेक्स्ट डेट जो है वेरिफिकेशन आप फाइल करेंगे, उसके बाद वो वेरिफिकेशन के बाद कोर्ट एक फॉर्मल डेट रखेगा फॉर आर्ग्यूमेंट। यानी आपको इन शॉर्ट आपको पूरी स्टोरी बतानी है आपको कि आपको चेक किस लिए इशू किया गया था, आपने कब डिपॉजिट किया है, वो रिटर्न कितने तारीख को हुआ है, आपने विद इन रिटर्न होने के बाद 15 डेज उसके पेमेंट का वेट किया है कि नहीं, और उसके बाद में 16th डे से लेके विद इन 30 डेज वेदर यू हैव फाइल्ड द कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट और नॉट। क्योंकि आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपका 15 डेज जो कंप्लीट होता है, यानी कि सर्विस ऑफ नोटिस के बाद में जो एक्नॉलेजमेंट आपको आता है, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो आप ऑनलाइन का ट्रैकिंग रिपोर्ट ले सकते हो, वो डेट से 15 डेज जो होते हैं 16th डे से लेके विद इन 30 डेज आपने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की है कि नहीं, दैट इज द लिमिटेशन टू फाइल द कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट।
अगर वो नहीं कर पाते हो तो कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन आप सेपरेटली फाइल कर सकते हो। तो आपके जो आर्ग्यूमेंट रहेगा कोर्ट में, आपको एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में ही करना रहता है कि चेक का डेट क्या है, आपने विद इन लिमिटेशन चेक को डिपॉजिट किया है, उसका रिटर्न डेट क्या है, विद इन 30 डेज आपने नोटिस इशू किया हुआ है, उसके बाद 15 डेज वेट के बाद में विद इन 30 डेज यू हैव फाइल द कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट। उसके बाद में कई जगह कोर्ट में ये प्रोसीजर है कि ऑर्डर के लिए भी एक डेट दी जाती है। हमारे यहाँ पे जैसे कि जेएमएफसी कोर्ट जो है तालुका लेवल पे, वहाँ पे इमीडिएटली ऑर्डर्स पास होते हैं, मियरली फॉर ऑर्डर पर्पज सेपरेट डेट नहीं दी जाती है। तो आपको एक ऑर्डर डेट दी जाएगी और इशू प्रोसेस का ऑर्डर पास किया जाएगा। इशू प्रोसेस का मतलब होता है कि आरोपी यानी कि जो एक्यूज है जिन्होंने आपको चेक दिया था उसके खिलाफ समन्स इश्यू होगा। अभी समन्स का प्रोसीजर अभी काफी अच्छा हो गया है। आप समन्स आरपीएडी से भी भेज सकते हो, यानी कि दैट इज द रजिस्टर्ड पोस्ट, इवन बाय स्पीड पोस्ट। आप ईमेल से भी भेज सकते हो, आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो, और प्लस व्हाट कोरियर भी कर सकते हो। आपको नोटिस जो रहेगी स्टार्टिंग की, आपको मैंने बताया इट्स बेटर कि आप पोस्ट से ही भेजें। कई लोग कोरियर से भेज देते हैं, वो एडिशनल होगा तो ठीक है, लेकिन इट्स बेटर टू पोस्ट द नोटिस, इनिशियल नोटिस थ्रू पोस्ट ओनली, नहीं तो आपको प्रूव करने में प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब आपका समन्स जाने के बाद में रिप्लाई क्या आ सकता है, बाय पोस्ट, कोरियर, स्पीड जो भी रहेगा, इधर द नोटिस इज सर्व्ड ऑन द एक्यूज। आप पुलिस स्टेशन में भी भेज सकते हो, पुलिस का रिपोर्ट आएगा कि उनको नोटिस सर्व कर दिए, पुलिस वाले उनका सिग्नेचर लेके देंगे, या फिर आप पोस्ट से भेजोगे तो एक्नॉलेजमेंट आएगा, या फिर वो एनवलप रिटर्न भी आ सकता है। उसके बाद आपको कोर्ट में अगर सर्व्ड है समन्स तो आपको वारंट का एप्लीकेशन देना है, दैट इज द बेलेबल वारंट एप्लीकेशन। क्योंकि being a bailable offense, initially you have to file the bailable warrant application. एनवलप रिटर्न भी आया है तो भी आप एक एफिडेविट लगा सकते हो कि एक्यूज इज रिसाइडिंग एट सेम एड्रेस, इज अवॉइडिंग द समन्स। ये प्रोसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएमएफसी में भी फाइल किया जाता है, बॉम्बे में भी फाइल कर सकते हैं आप लोग। लेकिन कहीं कहीं ऐसा रहता है कि एमएम आपका अगर रिटर्न आ गया है तो आपको बोले फिर से ट्राई करो, आप प्रोक्लम पेपर में नोटिस दे दो या फिर ईमेल करो, और कोई प्रोसेस के लिए भी आपको बोल सकते हैं। यानी जो जो मोड है वो करने के बाद में आप बेलेबल वारंट का एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर उसको समन सर्व नहीं हुआ है तो आपको एक एफिडेविट देना रहेगा कि ही इज अवॉइडिंग द सर्विस ऑफ समन्स, ही रिसाइड्स एट सेम एड्रेस, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड सेपरेटली फॉर बेलेबल वारंट। तो आपको वारंट का एप्लीकेशन का ऑर्डर मिलेगा। वारंट के सर्विस होने के बाद में अगर वो हाजिर नहीं होता है, आफ्टर सर्विस ऑफ बेलेबल वारंट, देन ओनली यू कैन गिव एन एप्लीकेशन फॉर नॉन बेलेबल वारंट। तो नॉन बेलेबल वारंट जाएगा पुलिस स्टेशन में और अकॉर्डिंगली सर्विस होगा। अभी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि पुलिस मशीनरी जो है इजीली कोई समन्स वारंट सर्व करती नहीं है, तो यू हैव टू कोऑपरेट द पुलिस मशीनरी। आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा पुलिस के साथ में, ताकि आपका वारंट जो है वो इजीली सर्व होगा, क्योंकि आप एक्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पुलिस उसको पहचानती नहीं रहती है। तो वो रीजन से भी कभी कभी वारंट रिटर्न आ जाते हैं, या कभी कभी और भी जो रीजंस, कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका वारंट सर्व नहीं होता है। अभी हम प्रिज्यूम करते हैं कि उसको समन सर्व्ड हो गया, या बीडब्ल्यू सर्व्ड होने के बाद ही हैज अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, तो नेक्स्ट प्रोसीजर विल बी ही विल अप्लाई फॉर द बिल। नाउ कोर्ट में रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड, दैट इज द पीआर बॉन्ड, और ऑन कैश बॉन्ड, और ही मे फर्निश अ श्योरिटी। on the same day you can pray to the court that the plea may be recorded। प्ली में भी रिकॉर्डेड यानी मैटर जो रहेगा आपका हियरिंग को पोस्ट हो जाएगा। प्ली रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका मैटर हियरिंग को पोस्ट हो जाएगा। हियरिंग पोस्ट होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन है जो न्यूली ऐड हुआ है अमेंडमेंट बाद में, दैट इज 143A। कैन गिव एन एप्लीकेशन फॉर कॉम्पेंसेशन, इंटरिम कॉम्पेंसेशन, जिसका लिमिट जो है वो 20% ऑफ द चेक अमाउंट आप दे सकते हैं। उसके ऊपर अदर साइड टू से करेंगे उनका नॉर्मल जो है आएगा, एंड द मैटर विल बी आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट, एंड अकॉर्डिंगली द ऑर्डर फॉर कंप्लीट 20% or any less amount, because what law says a maximum % of the check amount 313, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। अब एक्यूज का स्टेटमेंट होगा, यानी कि एक्यूज के एडवोकेट ने जो भी क्रॉस में लिया है,
अगर उसके बारे में उससे कुछ और कहना है तो ही कैन रिप्लाई इन स्टेटमेंट अंडर 313। उसके अंदर वो रिप्लाई देंगे 313 में, उसको जो भी कोर्ट क्वेश्चंस करेगी, यानी कि जो एफिडेविट में हमने एविडेंस में फाइल किया है उसका क्या कहना है। एडवोकेट ने, एक्यूज के जो एडवोकेट रहेंगे उन्होंने डिनायल रियल रहेगा, उसका जो भी डिफेंस रहेगा उन्होंने कोर्ट के सामने पुटअप किया रहेगा, उसका क्या कहना है उसके बारे में। तो ही कैन रिप्लाई, गिव ए स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट एज पर 313। 313 के स्टेटमेंट होने के बाद में लास्ट क्वेश्चन एक्यूज को पूछा जाएगा व्हेन ही इज इन विटनेस बॉक्स कि वेदर यू हैव टू लीड एनी एविडेंस, यानी उसे कोई गवाही लेनी है क्या, किसी को एज अ विटनेस लाना है क्या, या खुद को ऑन ओथ एग्जामाइन करना है क्या। इफ ही सेज यस, देन सेम प्रोसीजर विल स्टार्ट, यानी कि उसको एज अ विटनेस वो खुद को एग्जामाइन करेगा बाय ओरल एविडेंस। कंप्लेनेंट्स एडवोकेट विल टेक क्रॉस एग्जामिनेशन, उसे कोई और विटनेस लाना है या डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो ही विल फाइल दैट थिंग, एंड आफ्टर दैट द मैटर विल बी पोस्टेड फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट, एंड देन द मैटर विल बी पोस्टेड फॉर जजमेंट। अभी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपना एविडेंस दाखिल करते हो तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट की कॉपी के साथ कोर्ट में फाइल किया है, जैसे आपका चेक रहेगा, आपका रिटर्न मेमो रहेगा, आपकी नोटिस रहेगी, आरपीआईडी की स्लिप रहेगी, उसके बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट आया होगा, फिर आपका ट्रांजैक्शन क्या है उसके बारे में, आपके बिल्स क्या है, वो सारी चीजें आप उसके अंदर रिफर करेंगे। यू हैव टू मेंशन इन योर एफिडेविट दैट यू हैव फाइल्ड सच एंड सच डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ में आपको ये लिखना जरूरी है कि आई हैव फाइल्ड ओरिजिनल चेक, इट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ एक्यूज, its contents are true and correct, I can identify it and it is the same। इस तरह आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखना है। जैसे बिल्स है, दैट आई हैव फाइल्ड द ओरिजिनल बिल, इट बियर्स द सिग्नेचर, जिसकी सिग्नेचर रहेगी आपकी रहेगी तो आप मेरी सिग्नेचर लिखोगे, अगर आपके कोई स्टाफ की सिग्नेचर है तो उसका नाम डालेंगे। ऑब्वियसली आपको एज अ विटनेस उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा, और इट्स कंटेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट। इस तरह आपके एविडेंस में लिखा हुआ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ओरल एविडेंस होता था, उसमें ओरली हम लोग जब विटनेस को, कंप्लेनेंट को डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे तो उसको पूछते थे कि भाई आपको जो जो चेक दिया है उस पर किसकी सिग्नेचर थी, तो ही रिप्लाइज कि बाबा आरोपी की सिग्नेचर थी, देखो आप वो सिग्नेचर को पहचानते हो क्या, वेदर यू कैन आइडेंटिफाई द सिग्नेचर। तो वो कहता था कि यस आई कैन आइडेंटिफाई, फिर उसे वो चेक दिखाया जाता था। उसी तरह मेमो, बिल्स जो रहता था वो सब बताया जाता था। तो इसके लिए अभी वो प्रोसीजर नहीं है, अब हम रिटर्न एविडेंस दाखिल करते हैं, जैसे एविडेंस इन चीफ कहलाता है। तो इसके लिए हमको उसके अंदर लिखना है कि दिस डॉक्यूमेंट्स बियर्स द सिग्नेचर ऑफ एक्यूज, आई कैन आइडेंटिफाई द सिग्नेचर, इट्स कंटेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट एंड इट इज सेम। तो इस तरह का आपका उसमें आना बहुत जरूरी है। अब जजमेंट पे आने के बाद में मैटर कन्विक्शन पे भी जा सकता है या एक्विटल पे भी जा सकता है। अगर मैटर कन्विक्शन पे गया तो आपको अपील फाइल करना रहेगा, कंप्लेनेंट या एक्यूज, एक्यूज की तरफ से आपको कन्विक्शन के केस में अपील फाइल करना है। तो अपील में आपको जो है, आपको 20% ऑफ कॉम्पेंसेशन अमाउंट भरने को कहा जा सकता है, इट्स द मैक्सिमम अमाउंट। वो 20% अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट करना रहता है, और कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल कोर्ट उसको कंप्लेनेंट को दे सकती है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसीजर है कम 138 का कोर्ट में फाइलिंग के बारे में है। तो एक एक चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा है मैंने कि नोटिस इश्यू करना है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि एक्ट क्या कहता है कि नोटिस जो है डिमांडिंग द चेक अमाउंट, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर लिखना जरूरी है। नोटिस में बहुत सारी चीजें लिखनी जरूरी नहीं है। डिमांड, आप सिर्फ लीगल लायबिलिटी लिख सकते हो कि टुवर्ड्स द लीगल लायबिलिटी सच चेक वाज इश्यूड टू यू, नॉट नेसेसरी कि आपको कंप्लीट फैक्ट्स लिखना है। हाँ, जब आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करोगे तो उसके अंदर आपको पूरा डिटेल लिखना है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि कंप्लेंट आपकी जितनी शॉर्ट रहेगी आपको उसको प्रूव करने में इजी पड़ेगा, यानी कि ज्यादा लेंथी स्टोरी मत बनाइए। आपके पास कई तरह के लोग आएंगे चेक लेके, एज अ जो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं वो भी लेके आ सकते हैं।
व्यापारी भी आ सकता है, उसका जो ट्रांजैक्शन रहेगा उसके बारे में उसको चेक मिला रहेगा, या कोई परचेस किसी का रिफंड रहेगा, उसने कोई एग्रीमेंट के ऊपर डिपॉजिट किया होगा, तो उसको जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं आप वो लिखिए, उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है आप वो कोर्ट में फाइल कर देंगे। अभी 138 का जो प्रोसीजर है, ऑफेंस है, ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जब आरोपी हाजिर होता है तो उसे इजीली बेल मिल जाती है, पर्सनल बॉन्ड हो, कैश बॉय हो या श्योरिटी। लेकिन वन थिंग इज टू बी रिमेम्बर्ड कि एक बार अगर उसमें आने के बाद आरोपी हाजिर नहीं होता है और उसका वारंट इश्यू होता है, तो उसके बाद में वो एज अ राइट यानी कि बेलेबल ऑफेंस समझ के वो बेल नहीं मांग सकता है, क्योंकि द मोमेंट ही कमिटेज द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, यानी कि आपको बेलेबल ऑफेंस से आपको छोड़ दिया, उसके बाद में आप कोर्ट में नहीं आते हो, तो आप नॉन बेलेबल वारंट का एप्लीकेशन दे सकते हो, और उस वक्त आपको जो ऑब्जेक्शन लेना है, यानी कि 2 डेट से नहीं आ रहा है, 3 डेट से नहीं आ रहा है, तो यू कैन टेक एन ऑब्जेक्शन एज अ मैटर ऑफ राइट। बेलेबल ऑफेंस है, बेल हमको देना पड़ेगा, कोर्ट दे दे हमको बेल, योर ऑनर इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, नो इट इज नॉट सो। इनिशियली व्हेन यू अपीयर बिफोर द कोर्ट, इट्स it will be treated as a bailable offense. The moment you start breaching the dates, you are not appearing before the court, और मुश्किल से वो आदमी जब वारंट लेके पुलिस जाती है तो वहां से बच के वो कैसे भी करके कोर्ट में वारंट कैंसल को आ जाता है, वो टाइम पे एज अ मैटर ऑफ राइट ही कांट प्रे फॉर द बिल। हेलो हाँ बोलिए। सर। सर वारंट के लिए या समन्स के लिए आपने बताया सर्विस तो होना ज़रूरी है, बट अगर अक्यूज्ड का एड्रेस ही नहीं पता होगा तो फिर क्या सॉल्यूशन है उस चीज़ के लिए? हाँ देखिए, फर्स्ट थिंग, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आप कंप्लेंट ही फाइल नहीं कर सकते हो अगर आपके पास एक्यूज का एड्रेस नहीं है। यू हैव टू गिव द एड्रेस। एट द मोस्ट कई बार क्या होता है कि जिस वक्त हमको चेक दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है पीडीसी चेक दिया जाता है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक, आपको 3 मंथ्स के बाद का ऑलरेडी चेक दिया हुआ है और आपसे किसी ने लोन ले लिया है। एट दैट टाइम यू आर अवेयर ऑफ द एड्रेस which is given to you on any document, कुछ ना कुछ वो लिख के देता है कि भाई बाबा मैं ये चेक दिया हूँ, आपको हॉनर होगा। आपको वही एड्रेस कोर्ट में डालना है, उसी एड्रेस पे नोटिस इश्यू करना है, लेट इट कम रिटर्न। at that time while filing the complaint you should mention in your complaint that this is the last address known to the complainant, accused is avoiding the service of address and this is the last address, बस उससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आप फाइल करोगे। So if accused has changed his address and उनका नया एड्रेस हमको नहीं पता है, तो फिर कोर्ट भी वारंट कहाँ पे सर्व करेगी अगर एड्रेस ही नहीं पता है किसी को तो? फर्स्ट थिंग है आपका कंप्लेंट फाइल होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। अब उसके बाद में वो रिटर्न आएगा, वारंट ऑब्वियसली वो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि एड्रेस आपको पता नहीं है। आपको तब तक मैटर अलाइव रखना है और आपको न्यू एड्रेस ढूंढना है। द मोमेंट यू गेट द नॉलेज अबाउट द न्यू एड्रेस, you have to file an application before the court with an affidavit that during the pendency of trial accused has changed his address, this is the new address, and you can pray that the service of warrant may be served on this new address, so that application will be allowed by the court, and उस तरह आप उस न्यू एड्रेस पे बेलेबल वारंट या एनबीडब्ल्यू भेज सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ओल्ड एड्रेस से ही फाइल करना पड़ेगा, वरना आप कंप्लेंट फाइल ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज एड्रेस इज रिक्वायर्ड। विदाउट एड्रेस यू कांट फाइल कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट। इवन अगर आपको किसी प्रोप्राइटरी फर्म का आपको केस करना है तो आपको उसके प्रोप्राइटर का नाम जानना बहुत जरूरी है किसी के पास से। सिर्फ प्रोप्राइटरी फर्म के नाम से आप अगर कंप्लेंट करोगे, कहीं कहीं आपकी कंप्लेंट फाइल भी हो जाएगी और कहीं कहीं ऑब्जेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि फर्म जो है वो लीगल एंटिटी नहीं है, उसके ऊपर समन सर्व कैसे होगा, इसके लिए नाम जरूरी है। सर इफ अक्यूज्ड का एड्रेस मतलब पता नहीं कर पाए तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है? नहीं, नो एक्स पार्टी ऑर्डर विल बी पास्ड। पकड़ेंगे किसको आप, ये चेक रिटर्न के मैटर है। यू हैव टू रिकवर योर चेक अमाउंट और यू हैव टू पनिश हिम एज ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर 138। उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर कुछ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट। जजमेंट पे मैटर कब जाएगा, व्हेन ट्रायल विल बी प्रोसीडेड। उस समन्स ही सर्व नहीं हुआ या वारंट सर्व नहीं हुआ, ही हैज नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, हाउ यू विल प्रोसीड फॉर द ट्रायल? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्स पार्टी।
So, sir, if accused is deliberately avoiding the service, then we have no option, but we have to find the address. Only then matter will proceed. Yeah, you have to take the help of the police machinery. You have to take the police along with you and then get the accused arrested. Otherwise you will not be able to proceed. यही कारण है कि आज बॉम्बे में ही नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र या इंडिया बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग फाइल्ड अंडर वन सेक्शन 138. इनिशियली क्या था कि सिर्फ ₹5 के कोर्ट फी पे 138 की प्रोसीडिंग फाइल होती थी. उसके बाद में अमेंडमेंट आया, ₹200 का कोर्ट फी हुआ फॉर फाइलिंग द 138. एनी अमाउंट, चेक अमाउंट कोई भी रहेगा, you have to affix the court fee 200. After that the amendment came and it has been done as a 2%. चेक अमाउंट का 2% आपको कोर्ट फी अफिक्स करना है और आपका कंप्लेंट फाइल होगा. तो ये सब इसीलिए किया गया कि पेंडेंसी बहुत बढ़ रही थी. उसके पेंडेंसी के दो रीजंस होते हैं. बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो इंटेंशनली जल्दी पेमेंट करते नहीं है, और दूसरा रीजन ये भी होता है कि कई लोग सिक्योरिटी के तौर पे चेक देते हैं, कुछ इंटरेस्ट का डिस्प्यूट होता है तो उसके मिसयूज के लिए उसका जो सिक्योरिटी का चेक रहता है उसको यूज कर देते हैं. तो इसकी वजह से भी कोर्ट फी बढ़ाई है, ऐसा भी हम मान सकते हैं. Sir, if police officer is not helping or not acting, so any action can be taken against police officers? हाँ, जैसे अभी आपने वारंट पुलिस स्टेशन को भेजा है, कंसर्न पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन, तो ऑब्वियसली इफ ही इज नॉट अरेस्टिंग द एक्यूज, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्यूज उसी एड्रेस पे रहता है क्या, यानी वेदर पुलिस मशीनरी इज इंटेंशनली नॉट अरेस्टिंग दैट पर्सन. ये आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है. सेकंड डिफिकल्टी ये भी आती है कि पुलिस स्टेशन से नॉर्मली इन ईच एंड एवरी कोर्ट रिपोर्ट्स जल्दी आते नहीं है विच आर रिगार्डिंग आउट स्टेशन. यानी बॉम्बे के पुलिस वाले बॉम्बे के कोर्ट में लोकल में फाइल करेंगे, लेकिन बॉम्बे से आपने समझो कल्याण में भेजा, पुणे में भेजा, कहीं भी, और ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, पटना, कहीं भी भेजो, तो वहां के पुलिस मशीनरी जल्दी रिपोर्ट सेंड नहीं करते. तो अगर बेले वारंट भी हुआ है, अगर हमारा रिपोर्ट नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू गेट द एनबीडब्ल्यू ऑर्डर. तो उसके लिए फिर के सुप्रीम उसका वारंट भेजे सर्विस ऑफ. नॉर्मली पुलिस स्टेशन से हम एससीपी को भेजते नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस. उसके आगे आता है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके आता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, या आईजी को भेज सकते हैं हम लोग. तो इस तरह हमको सुपीरियर ऑफिसर के पास वही वारंट की कॉपी भेजनी है फॉर सर्विस ऑफ दैट वारंट और समन्स व्हाटएवर. सर, अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे एड्रेस, तो अगर हम कोर्ट में एप्लीकेशन करेंगे तो कोर्ट पुलिस को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि एड्रेस ढूंढ के निकालिए अक्यूज्ड का. कोर्ट एक्यूज एड्रेस तो कभी नहीं लाएगी, ये सिर्फ पिक्चर में ही होता है. ये कंप्लेनेंट एक्यूज एड्रेस ढूंढ के लाना, उसको ढूंढने के लिए पुलिस मशीनरी है, पुलिस मशीनरी को काम कराना हमारा काम है. तो जाना पड़ेगा उनके पास, उनको ले जाना पड़ेगा. अगर एक्यूज ने जगह छोड़ दी है, एड्रेस छोड़ दिया है, तो हमको उसे ढूंढना पड़ेगा. तब तक हम कोर्ट में मैटर को अलाइव रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोक्लेमेशन का एप्लीकेशन दे देते हैं और उसको फरारी डिक्लेयर कर दिया, तो क्या हो जाता है, कोर्ट उसको डॉर्मेंट फाइल में डाल देता है. यानी कि वारंट भेज दिया पुलिस स्टेशन में, जब पुलिस को आरोपी मिलेगा तब वो लेके आएंगे. लेकिन इसमें हमारा लॉस होता है. पुलिस मशीनरी कोई इतना आपके वारंट पे ध्यान देने वाली नहीं है. एक बार नहीं मिला, वो गट्ठे में जाएगा, उसके ऊपर कई पेपर्स लग जाएंगे, आपका वारंट फिर से सर्विस के लिए जाएगा ही नहीं. तो इट्स बेटर नॉट टू गिव एन एप्लीकेशन फॉर प्रोक्लेमेशन, जस्ट कीप ऑन गिविंग एन एप्लीकेशन फॉर री इश्यू ऑफ एनबीडब्ल्यू. एक दो बार स्टेप्स मत लीजिए आप, क्योंकि बोलिए कोर्ट को अभी न्यू एड्रेस नहीं मिला है, वी आर सर्चिंग फॉर न्यू एड्रेस. ओरल सबमिशन अगर एक्सेप्ट करते हैं, वेल एंड गुड. अदरवाइज यू गिव इन राइटिंग दैट यू प्लीज गिव द लेंदी डेट. 3 महीने की डेट लो, 6 महीने की डेट लो. वैसे तो बॉम्बे में 5-6 महीने से कम की डेट देते ही नहीं है, ऐसे ही लंबी डेट देते हैं, क्योंकि फाइलिंग ही इतनी है कि आपको काफी लेंदी डेट मिलती है. ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है. सर, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नया ये डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 138 के लिए ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस ये किया है. तो ये अगर डिक्रिमिनलाइज हो गया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इज इट एडवाइजेबल टू डिक्रिमिनलाइज दिस एक एक्चुअली? पिटीशन फाइल हुआ था कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में, जो एक्चुअली वो पिटीशन था फॉर एक्सपीडिएशन ऑफ ट्रायल का था 138 का. उसका ऑर्डर जो मकवाना तुलसीदास वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का था,
इट वाज डिसाइडेड ऑन 5 मार्च 2020। उसमें कोर्ट ने ओपिन किया है ऑन डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द 138 प्रोसीडिंग्स ही नहीं, 39 माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। वो सबको डिक्रिमिनलाइजेशन करना है, ऐसा उन्होंने भेजा है। तो उसी में 138 का भी ये आया हुआ है। अब उनका जो मेन एम है, उसमें एम इज टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो अभी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जो सबसे ये कॉल आउट किया हुआ है, ऑब्जेक्शंस के क्या कहना है उनके बारे में। अगर डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया तो जो डिटरेंस है वो चला जाएगा। इसके पहले क्या होता था, सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स फाइल होती थी। सिविल प्रोसीडिंग्स में सबको पता है कि कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है कि उसको डिसाइड करने को इजीली 3 to 5 इयर्स तो आराम से लग जाते हैं। तो जिसके पास पैसा है वो भी नहीं देता है। अगर डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया तो जितना इजीली आज जो पैसे 138 के प्रोसीडिंग से मिलते हैं, भले 2 इयर्स 3 इयर्स में मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट 90% मैटर्स हम बोलेंगे 138 के सेटल हो जाते हैं सिर्फ पुलिस के जाने से। क्योंकि वो अगर नहीं जाएगा तो इट विल बी एन ऑफेंस, तो कोर्ट वारंट इशू करेगा, तो उसको पुलिस फेस करना है। तो वो क्या करता है, कंप्लेनेंट को कांटेक्ट करता है कि मैं सेटल करता हूँ, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, आई विल गिव यू इन इंस्टॉलमेंट। तो वो इंस्टॉलमेंट में देने सिर्फ इसलिए तैयार होता है क्योंकि 138 का जो ऑफेंस है उसमें पनिशमेंट है 2 इयर्स का। तो कोर्ट उसको 3 मंथ 6 मंथ प्लस डबल द चेक अमाउंट का कॉम्पेंसेशन का भी डायरेक्शन दे सकती है। उस डर से ही वो पैसे जल्दी देना चालू करता है। अगर डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया तो जितना जल्दी आज लोगों को अपने अमाउंट रिकवर करने में सफल हो रहे हैं 138 की प्रोसीडिंग फाइल करने में, उतने वो सफल नहीं हो पाएंगे। इससे अच्छा मेरा ये कहना रहेगा कि उन कोर्ट को कैसे मैटर एक्सपीडिएट हो पाए, फास्ट प्रोसीडिंग कैसे हो। 138 के स्पेशल कोर्ट्स उनको इंक्रीज करने चाहिए। डेट्स जो लंबे दिए जाते हैं वो डेट्स ना दिया जाए, उसका कुछ रूल्स बनाया जाए। चेक जो रिटर्न होते हैं, बैंक के कुछ 200 रुपीज 300 रुपीज चार्जेस रहते हैं डिसऑनर के, उसके चार्जेस ही इंक्रीज किए जाए। पार्टी को लगेगा कि रिटर्न करूंगा तो बाद में तो देना ही है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस मेरे बढ़ जाएंगे, तो उनको डिसऑनर के चार्जेस बढ़ा देने चाहिए, सिंगल नहीं। अभी समझो वो पार्टी का सेकंड थर्ड टाइम चेक रिटर्न हो रहा है, तो देर इज इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसऑनर, तो बैंक को उसमें चार्जेस उनके बढ़ा देने चाहिए, ताकि पार्टी चेक अननेसेसरी देते समय भी 4 बार सोचेगा। क्योंकि हमारे पास दूसरी रेमेडी भी रहती है 420 406, तो लोग उसमें भी जाएंगे फिर। क्योंकि दो रेमेडीज आर अवेलेबल, यही अपेक्स कोर्ट के डिसीजन में डिस्कस किया है। पूरा मैं डिटेल में रीड नहीं कर पाया क्योंकि काफी लेंदी था वो जजमेंट, लेकिन मेन जो था ये इस बारे में उसमें डिस्कस किया गया है। सर विद योर परमिशन मैं अपने व्यूअर्स से कुछ क्वेश्चंस ले सकूं, अगर आपका परमिशन है। या नो प्रॉब्लम। Mr. K.K. Mishra asked, at appellate court after conviction, can I bring new facts which has not been put up or brought on record by advocate for the accused? I am for accused in appellate court after his conviction. Can I brought those new facts in cross-examination? Cross-examination is allowed in appellate court. Whether it cross examination will be allowed or not, this is the question, or it was allowed? It was allowed. He's asking at appellate court after conviction, can he bring new facts which has not been put up or brought on record by advocate for the accused? अब इस बारे में ऐसा है कि फर्स्ट थिंग ये है कि कोई भी जो गाइडेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी केस। अब व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्रॉस व्हिच ही हैज टेकन, यानी कि उसने वेदर ही हैज टेकन एनी न्यू डिफेंस, वो चीज भी देखनी चाहिए। क्योंकि डिफेंस सडनली कोई न्यू लाना, दैट टू इन अपील इज नॉट अलाउड। अब उन्होंने क्या डिफेंस का एप्लीकेशन दिया था, वेदर इट वाज नॉट इन कंट्रोल ऑफ दैट एडवोकेट हु वाज फॉर एक्यूज, or whether that offense which is taken by any document which is not prepared afterward। हम बोलेंगे कि कोई बोगस डॉक्यूमेंट नहीं था, वो डॉक्यूमेंट उसे मिल नहीं पाया था जो समझो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे है, या हम बोलेंगे कि लीगल रिलायबल डॉक्यूमेंट है जो उस वक्त कोर्ट के सामने नहीं आया था, कोई रीजनेबल रीजंस थे उसके सामने। ये सारी चीजें उस पर इंपॉर्टेंस रखती है। वो सारी चीजें देखे बिना हम ये नहीं बता सकते कि वेदर कोर्ट वाज रॉन्ग और राइट, या उसे अलाउड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, इसके ऊपर डिपेंड है। यानी कुछ चीजें रहती है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है,
लेकिन वो आफ्टर फाइलिंग ऑफ दैट केस दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। कोई डिपार्टमेंट में वो पेपर था जो तुम्हें मिल ही नहीं पाया, ऐसा कोई पेपर रहेगा जिसको यूं समझेंगे कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि, यानी कि यूं समझो कि जो आरटीआई में हम डॉक्यूमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। वो डॉक्यूमेंट लाने के बाद हम कोर्ट के सामने फाइल करते हैं, यानी वी आर नॉट ब्रिंगिंग एनी न्यू फैक्ट बिफोर द कोर्ट। हमने कोई बोगस डिफेंस तैयार नहीं किया है। देयर वर सम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस के हम नहीं ला पाए, ऐसा कुछ पेपर या फैक्ट्स रहेंगे तो इट कैन बी अलाउड बाय द कोर्ट। The next question is, what are the chances of proclaimed offender getting bail in 138? अभी ऐसा है, बोलना तो नहीं चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो क्या रीजंस लेके आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ कमेंट पास नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। चांसेस ज़्यादा करके तो अंदर डालने के रहते हैं। आप कोर्ट देखेगा कि आप कितने साल के बाद आए हो कोर्ट के सामने। ऑब्वियसली कोई भी सुओ मोटो कोर्ट के सामने आता है, पुलिस 2-3 बार 10 बार दरवाजे पे जाके आया रहता है, अब उसके लिए भागना पॉसिबल नहीं रहता है, तभी वो कोर्ट के सामने जाता है। तो उसकी स्टोरी देखेगी कोर्ट, बेल मिलेगा, लेकिन कोर्ट फिर क्या करेगी, आपको एक बार सीधा जेल में भेजेगी, थोड़ा 2-3 दिन रहे, फिर हम तेरा बेल एप्लीकेशन देखेंगे। यानी एट द मोस्ट नेक्स्ट डे सुनेगी कोर्ट या उसके नेक्स्ट डे। लेकिन ठीक है, पनिशमेंट देना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी भी गलती रहती है कि इतने टाइम तक आपकी, यानी कि ऑफ एक्यूज, वो इतने टाइम तक गैप रहता है। ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट प्रोसीडिंग हैज बीन फाइल्ड बिफोर द कोर्ट एंड व्हेन ही इंटेंशनली अवॉइडिंग, ही हैज टू सफर। So next question is, if order is passed in favor of petitioner and respondent accused claims that he has no money to pay, how can money be recovered? Whether his property be attached for recovery? ये क्वेश्चन इंटरिम कॉम्पेंसेशन के बारे में है कि फाइनल जजमेंट के बारे में? Sir, both interim लेकिन compensation. अटैचमेंट के बारे में एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर उसी के नाम की प्रॉपर्टी है तो, और अगर किसी और ने उसकी प्रॉपर्टी ले ली है या उसके फ्रूट्स ले रहे हैं तो उनके पास से रिकवरी कर सकते हैं। उसके स्पेसिफिक कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। यू हैव टू तो शो ये दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम। दोनों के लिए, इंटरिम के लिए भी कर सकते हैं और फाइनल के लिए भी कर सकते हैं क्या? या दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर अक्यूज्ड ने अपनी मॉम या किसी पेरेंट्स के नाम पे या किसी रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफर कर दिया अपना प्रॉपर्टी, तो ये ट्रांसफर कब किया है ये देखना जरूरी है, उसके ऊपर फिर आगे डिसाइड होगा। सो इंटर्म कॉम्पेंसेशन अगर नहीं पे कर रहे या फाइनल कॉम्पेंसेशन नहीं पे कर रहे तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑप्शन है। अगर या उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है किसी तरह की, फिर कैसे रिकवर कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट तो पैसे देने वाली नहीं है। सर, आपके एक्सपीरियंस में 138 केसेस में आपने क्या ऐसी डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं, चैलेंजेस फेस कर सकते हैं व्हाइल डीलिंग विद 138 मैटर्स? जज कन्विक्शन और एक्विटल, ये दो चीज़ें ऐसी है ना कि कोर्ट कई बार ये भी देखता है कि अगर मैंने एक बार कुर्ला कोर्ट में एक 138 का प्रोसीडिंग्स हैंडल किया था, कोर्ट के सामने मैंने ये चीज़ें लाई थी, जो एविडेंस उन्होंने फाइल किया है उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि चेक बियर्स द सिग्नेचर ऑफ सो एंड सो पर्सन, आई कैन आइडेंटिफाइड, यानी जो एविडेंस इन चीफ में रहना जरूरी है, वो चीज़ें बताई थी। उसके बाद और भी कुछ एविडेंस जो रिकॉर्ड पे आया था, जो उससे अमाउंट रिकवरेबल नहीं है, यानी ही इज़ नॉट लाइबल टू पे द चेक अमाउंट, ये चीज़ें मैंने रिकॉर्ड पे लाई थी। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो कभी कभी कोर्ट का ये भी व्यू रहता है कि अभी कहीं कंप्लेनेंट का लॉस नहीं हो जावे ज़्यादा। तो मुझे ये जजमेंट मिला था, आई वॉज फॉर एक्यूज, के एक्यूज इज पनिश टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट उठे परंत शिक्षा मराठी में हम कहते हैं, यानी 5:30 तक वो वहाँ पे रहेगा, उसके बाद में वो छूट जाएगा। बट देयर वॉज अदर ऑर्डर ऑल्सो, ही वॉज डायरेक्टेड टू पे द डबल द चेक अमाउंट within 60 days. If the issuer of the check is not alive or he dies during the trial, मतलब फाइनल आंसर आने के पहले, जजमेंट आने के पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर लायबिलिटी किसके ऊपर होगी पेमेंट की या कॉम्पनसेशन पे करने की? उसकी प्रॉपर्टी हम अटैच कर सकते हैं, बरोबर है। वो प्रॉपर्टी
उसके जो लीगल हेयर्स है, अगर उस प्रॉपर्टी के फ्रूट्स वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, देन यू कैन रिकवर फ्रॉम देम, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक्यूज की है। अगर वो लोग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एक्यूज की लायबिलिटी है, दे हैव टू रीपे इट। सर, इन योर एक्सपीरियंस नॉर्मली 138 केसेस में कितनी बार अक्यूज्ड कन्विक्ट होते हैं एंड कॉम्पेंसेशन रिकवर होता है कंप्लेनेंट के लिए? आज के तारीख में तो हम देखेंगे ना, तो 138 के प्रोसीडिंग में हम कहेंगे ना तो 80 to 90% मैटर्स सेटल होते हैं। और उसका रीजन एक ही है कि उसमें पनिशमेंट है। द मोमेंट गवर्नमेंट ने अगर डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया तो ये रिजल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस का डर नहीं रहेगा। सेटलमेंट होते हैं नॉर्मली, कंप्लेन एंड एक्यूज में कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट नक्की होता है और वो थोड़ा थोड़ा करके देता है। और कंप्लेनेंट ये सोच के वो चलाता है कि ऐसे भी पैसे पूरे फंसे हुए, एंड कंप्लेनेंट आर अवेयर ऑफ द फैक्ट वेदर द एक्यूज इज कैपेबल टू पे और नॉट एट दिस जंक्चर। इस वक्त उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे लेना चालू रखता है। और इन दिस वे स्लोली स्लोली वो मैटर पूरी तरह सेटल हो जाता है। अब उसमें अगर पनिशमेंट ही निकाल दिया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया, तो आई डोंट थिंक के इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यानी इन शॉर्ट, अगर डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ ना तो एक्यूज फायदे में रहेंगे और कंप्लेनेंट लॉस में जाएंगे। सर, और ये कंप्लेनेंट की तरफ से तो ठीक है कि उनको अटैचमेंट करना पड़ता है अगर उनको रिकवर करना होता है कॉम्पेंसेशन। बट अक्यूज्ड की तरफ से अगर हम डिफेंड कर रहे हैं तो क्या सब पॉइंट्स हैं जो हमारे फेवर में हो सकते हैं? एक्यूज के लिए क्रॉस लेते समय सबसे पहले तो एक्यूज को ये पूछ लेने का कि वेदर रियली यू हैव टेकन द चेक अमाउंट और नॉट। ये पहले हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसके साथ क्या मेल प्रैक्टिस हुआ है। यानी कई बार क्या होता है कि काफी लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं और उससे ब्लैंक चेक ले लिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोन देने वाला है उसे उसका सिक्योरिटी देखना जरूरी है। तो वो ब्याज अगर टाइम पे लास्ट में अगर नहीं भी पे किया तो वो उससे ज्यादा अमाउंट का चेक डाल के वो भर देता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में एक्यूज के पास ज्यादा रास्ता नहीं रहता है, क्योंकि इट्स द लॉ। देयर वाज वन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट कि द मोमेंट यू इश्यू अ ब्लैंक चेक, यानी कि विदाउट डेट, तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू हॉनर। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी डेट डालना, आई एम बाउंड टू हॉनर दैट चेक। अगर आपने पे की जगह ब्लैंक छोड़ के दे दी है तो दैट मीन्स यू आर एडमिटिंग दैट किसी का भी नाम डाल देना, ये अमाउंट का चेक मैं ऑनर करूंगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप खुद अपने हाथ कटाते हो, आप खुद कोई भी अमाउंट का चेक दे देते हो या बिना अमाउंट का चेक देते हो, उसके बाद में वो आदमी कोई भी अमाउंट का चेक डालता है और हम उसमें क्रॉस में जाते हैं, प्रैक्टिकली इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव द एक्यूज, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल मैटर है। कोर्ट सिर्फ देखना क्या है कोर्ट को, वेदर चेक हैज बीन डिपॉजिटेड विद इन 3 months, whether notice has been issued within 1 month, whether after waiting of 15 days, within 30 days the complaint is filed before the court or not। क्योंकि कंप्लेनेंट के पास जो है ना, कवच कुंडल के रूप में सेक्शन रहता है, वो है 139 एंड 180। तो प्रिजम्पशन के बारे में है। इट इज प्रिज्यूम दैट कंप्लेनेंट हैज रिसीव दैट चेक फॉर सम लीगल कंसिडरेशन। कुछ ना कुछ रहा होगा तभी एक्यूज ने उसको चेक दिया है, ये प्रिजम्पशन है। इसलिए कंप्लीट बर्डन जो रहता है कि हमने ये काम के लिए चेक नहीं दिया था, इट इज ऑन एक्यूज, ही हैज टू प्रूव। अब उसका जो भी फैक्ट्स रहेगा वो उसे अभी हम जनरल ऐसे रफली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर उसने ब्याज पे लिया है तो उसने उसका रिकॉर्ड क्या बनाया है, उसे कोई मैसेज किया है, क्योंकि देने वाला कैश देगा तो वो कोई भी अमाउंट बता सकता है। आपने कैश रिसीव किया है, आप बोलोगे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। कई बार क्या होता है क्रॉस में कि वेदर यू हैव गॉट एनी डॉक्यूमेंट, हम क्रॉस में लेते हैं कि उसकी तरफ से कि तुमने इसको ये अमाउंट लोन के लिए दिया था। ठीक है, कंप्लेनेंट ने कह दिया कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सॉरी। हम ये भी पूछते हैं कभी कभी, उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं, ऑन दैट डे व्हाट वाज योर बैंक बैलेंस, वेदर यू हैव शोन इन योर इनकम टैक्स। ये सारी चीजें क्रॉस में हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ये सब डिटेल क्रॉस लेने के बाद वेदर यू पे सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एवरीथिंग, लेकिन एट लास्ट यू शुड आल्सो हैव अ रीजन व्हाई यू हैव इश्यूड दैट चेक।
क्योंकि मेरे पास कवच कुंडल है. It is presumed that I have received that check for some legal consideration for that on that date. Sir, as you said, as per new amendment, accused has to pay interim compensation before trial commences. 20% interim compensation. So if accused is not paying the matter, then what precautions or steps can a complainant take? ना बिफोर ट्रायल कमेंसेस ऐसा नहीं है. इंटरिम के ऑर्डर पास होने के बाद में हम एट वंस मैटर भी ट्रायल को प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इंटरिम कॉम्पेंसेशन रिकवर करने के लिए हम स्टेप्स ले सकते हैं. जो प्रॉपर्टी के लिए उसकी कोई प्रॉपर्टी रहेगी उसको जब्त करने का, पीछे लगने का, एप्लीकेशन देने का फॉर रिकवरी ऑफ दैट प्रोसीडिंग फॉर दैट कॉम्पेंसेशन अमाउंट. उसके लिए अकॉर्डिंगली नोटिस वगैरह इश्यू हो गए, सीज होगी वो प्रॉपर्टी थ्रू तहसीलदार, प्रांत जैसे जो डिपार्टमेंट में है, कलेक्टर ऑफिस, वो सीज होने के बाद ऑक्शन के पीछे जा सकते हैं. लेकिन अगर हमें पता है कि इंटरिम के ऑर्डर्स हमने ले लिए लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम सीज करके अमाउंट ले सकते हैं, तो इट्स बेटर टू प्रोसीड फॉर ट्रायल. कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर हो गया लेकिन ऐसा कोई अमेंडमेंट अभी तक आया नहीं है कि अगर इंटरिम कॉम्पेंसेशन नहीं देता है तो ही कैन नॉट बी अलाउड टू टेक क्रॉस. तो उसे क्रॉस लेने का तो राइट है. Okay, sir. Our last question for today. During COVID-19 times, what is the status of 138 matters? अगर किसी को फाइल करना है या 3 months का पीरियड एक्सपायर हो रहा है उस चेक का, या तो फिर उन क्या कर सकते हैं फाइलिंग या मैटर चलाने के लिए? वो चेक का जो है 3 months का पीरियड का लिए कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बैंक्स आर वर्किंग. तो यू आर बाउंड टू डिपॉजिट दोस चेक्स इन बैंक एंड गेट इट डिसऑनर. पोस्ट ऑफिस इज वर्किंग, so you are duty bound to issue the notice within 1 month after return of that check. हाँ, उसके बाद में जो फाइलिंग की बात आती है तो उसके लिए लिमिटेशन बढ़ा दिया गया है. एपेक्स कोर्ट ने लेटर इशू किया हुआ है, वो लिमिटेशन एक्सटेंड हुआ है, तो वो लिमिटेशन नहीं जाएगा. आप पूरा ये कोर्ट रेगुलरली प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है. इवन कुछ कोर्ट्स में, इवन अभी जस्ट मैंने ही एक 15-20 डेज के पहले बीटी किला कोर्ट में मैं 138 का केस फाइल करके आया हूँ. दे आर एक्सेप्टिंग द फाइलिंग. लेकिन कोई लॉस नहीं होगा, आप कोविड के बाद भी दाखिल कर सकते हो. लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया हुआ है, लेकिन चेक आपको 3 months के अंदर भरना है. So there is one more question. I'll just take this last question before we wind up. Yeah. If the accused property is ancestral, can we file application for attachment? इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम पे है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर ही इज द ओनली ओनर, एंसेस्ट्रल है कि नहीं, ये सब का पता लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रैक्टिकली. अगर वो जॉइंट ओनर भी है तो उसका शेयर को ऑक्शन में निकालना भी डिफिकल्ट जॉब है. तो प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक इट विल बी इजी टू गेट इट ऑक्शन. इवन सीज कराना भी थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा. Thank you so much for today's informative session, sir. Today, I thank you on behalf of Insights Bharat and participants. Thank you so much for coming on Insights Bharat's webinar. Thank you very much for inviting me to deliver a lecture for 138. Thank you. I thank all the participants for joining today. We will soon be back with another session. Stay tuned. Thank you.